नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास में एक काला दिन रहा, जब कई सौ साल से खड़ी हुई मस्जिद अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में खड़ी हुई थी, जिसको ढा दिया गया। अब कल यानी कि 30 सितंबर 2020 को इसमें ऐतिहासिक फैसला आने वाला है कि कोर्ट को बाकायदा इसका जो आखिरी फैसला है वो सुनाना है। 28 साल से ये मुकदमा लगातार चल रहा था और अब इस पर वो घड़ी आ गई है जबकि इस पर फैसला सुनाया जाएगा। अगर देखा जाए तकनीकी रूप से तो 32 जो हैं वो आरोपी हैं जो ट्रायल पर हैं फिलहाल, जिसमें कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और साथ ही मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साक्षी महाराज और इसके अलावा अन्य लोग शामिल हैं। हालांकि जो डेमोलिशन हुआ, जो मस्जिद को ढाया गया, उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दंगे हुए भारत में और सरकारी आंकड़े के मुताबिक 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसमें अलग अलग मामले हैं। वो मामला अलग था जो टाइटल सूट का था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल निपटा दिया और मस्जिद की जमीन को हिंदू पक्ष को दे दिया और मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन इसके अलावा जो मस्जिद ढाने को लेकर जो मुकदमा है उसको लेकर भी अलग अलग FIRs हैं। तो मैंने कहा कि तकनीकी रूप से ही अगर इसको सिर्फ देखा जाए तो जो 6 दिसंबर 1992 के दिन दो अलग अलग FIRs फाइल की गई थी। एक थी 197/92 जो कि बहुत सारे एनोनिमस जो कार सेवक्स थे उनके खिलाफ फाइल की गई थी। इसके अलावा जो नंबर था FIR का, दूसरी नंबर 198/92, उसमें 8 लोगों के नाम हैं। आडवाणी हैं, जोशी हैं, उमा भारती हैं, विनय कटियार हैं और इसके अलावा VHP के अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, साध्वी रितंभरा, ये लोग इसमें शामिल हैं। इसमें डालमिया, किशोर और सिंघल, इनकी पहले ही मौत हो चुकी है। और इस खास मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ के भाजपा संघ परिवार की राजनीति को पिछले कई दशकों से लगातार देखते रहे हैं, खासकर 80 के दशक में, जबकि ये पूरी जो मंदिर की राजनीति थी वो उफान पर थी, उन दिनों के गवाह रहे हैं। सिद्धार्थ वरदराजन भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उस दौर को भी देखा और उसके बाद खासकर जो कम्युनल वायलेंस है, जो सांप्रदायिक हिंसा है, उस पर खासकर उनकी नजर रहती है, उनकी पत्रकारिता की भी नजर रहती है। उन्होंने किताब भी बाकायदा लिखी है सांप्रदायिक दंगों पर। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के फाउंडिंग एडिटर्स में से एक भी हैं। सबसे पहले विजय जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि क्या वाकई अब जब मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, उसके बाद जो कल का दिन है जब ये फैसला आने वाला है, उम्मीद ये है कि कल फैसला आ ही जाएगा, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्या इस दिन की कोई खास अहमियत बची है? खास अहमियत है, बल्कि अब ज्यादा अहमियत मैं समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मंदिर निर्माण को लेकर नवंबर 2019 में, और उसके बाद भूमि पूजन भी अभी वहाँ हो गया अयोध्या में, प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल थे। तो उसके बाद बहुत सारे लोग थे जो ये समझ रहे थे कि इस पूरी घटना का जो घटनाक्रम जहाँ से शुरू होता है, या तो 1949 से शुरू करें जब मूर्तियां रखी गई 22-23 दिसंबर 1949 को, या फिर 6 दिसंबर 1992 से भी शुरू करें, तो वो घटना का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। जो कुछ 6 दिसंबर 1992 को हुआ, उस मामले से जो लोग जुड़े हुए थे, क्या उस पूरे मुकदमे में क्या हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का जो एक दीवानी मामला था, दीवानी मुकदमा था, उस पर फैसला सुना दिया और भूमि जो है राम मंदिर को दे दी और वहां पर राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। लेकिन 6 दिसंबर 1992 की जो घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है हिंदुस्तान के इतिहास के हिसाब से भी। तो उस घटना का क्या हुआ, बल्कि बहुत से लोग समझ रहे थे कि ये तो सब कुछ हो गया और जो लोग जिनको हम लोग आरोपी मानते हैं, जिनको अपराधी मानते हैं, जो लोग शामिल मानते हैं, उनके मामले में कुछ नहीं हुआ। तो 28 साल हो गए, मामला लंबा चला, बहुत सारी बातें हुई, कई बार कुछ ऐसी स्थितियां हुई, आरोप लगे, आरोपों से बरी किए गए, हाई कोर्ट तक ने आरोपों से बरी कर दिया गया और उसके बाद फिर से आरोप तय हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और ये मामला यहाँ तक पहुंचा जब 2017 भी बहुत महत्वपूर्ण समय मानता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 साल के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए और फैसला सुनाया जाए। और फिर 2019 आया और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जज के लिए भी कह दिया कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, उनको प्रमोशन, उनका जो रिटायरमेंट है उसको भी रोककर फैसला देने की बात कही कि मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जो हिंदुस्तान के इतिहास में खासतौर से जुडिशियल जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा शायद ही कोई मामला रहा होगा कि जिसमें जज के जो रिटायरमेंट है उसको भी रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये कहते हुए कि ये मुकम्मल इंसाफ के लिए जरूरी है कि इस पर फैसला सुनाया जाए। तो जो अगस्त तक 2020 तक भी होना था, फिर 1 महीना और बढ़ गया
और अब मुझे लगता है कि 30 सितंबर जो है वो महत्वपूर्ण तारीख होगी, तो ये तय करेगी कि 6 दिसंबर 1992 के जो मामला है, उसमें जो लोग जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ या उन पर क्या फैसला अदालत सुनाती है। हालाँकि सीबीआई की जो चार्जशीट है, उसमें बहुत सारे मामले हैं, आपराधिक साजिश का मामला भी उसमें 120B का भी है, सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने की बात भी है, सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने की बात भी है, और ऐसे सारे मामले हैं जिन पर फैसला आना चाहिए। यदि वो फैसला आता है, मुझे जो बताया गया कि 3 से 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है यदि उनके खिलाफ फैसला आता है, तो वो भी एक बड़ा। विजय जी, एक बहुत बुनियादी सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि वो विचारधारा, वो हिंसक विचारधारा जिसने पहले एक सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को ढाया, उसके बाद देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2000 के आसपास लोग मारे गए, अगर उन लोगों को ही रिवॉर्ड करके, उसी विचारधारा को रिवॉर्ड करके मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने वो जमीन उनको दे दी, तो अब इन लोगों को सजा किस बात की मिलेगी? जिन लोगों ने मस्जिद ढाई, जिस विचारधारा ने, जिस पूरी राजनीति के तहत ये काम हुआ, उन लोगों को ही रिवॉर्ड करके उन्हीं के हाथों मस्जिद की जमीन दे दी गई है, जो जमीन विवादित थी वो दे दी गई मंदिर को। तो अब इस सजा के मायने कानून की नजर में, इंसाफ की नजर में क्या बचेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, वो विचारधारा पर फैसला नहीं किया गया, वो दीवानी मुकदमे का फैसला उन्होंने किया, और दीवानी मुकदमे पर जो सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से फैसला दिया, वो एक अलग बात है। उसने विचारधारा पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। और आप ये भी मानिए कि ये जो आज फैसला, कल जो फैसला आने वाला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आने वाला है। आपकी बात जो है, आपकी जो चिंता है, वो जायज हो सकती है, जायज बात हो सकती है, लेकिन हम एक जुडिशियल प्रोसेस में रहते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो विचारधाराओं के खिलाफ भी जो लड़ाई है, उसका भी नतीजा ये फैसला हो सकता है। अब आप दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर नहीं कर सकते। हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, यदि जिन लोगों के खिलाफ फैसला आ सकता है, उनके पक्ष की बात यह है कि इस पिछले 7 साल में, 6 साल में बीजेपी की सरकार रही है या उन लोगों की विचारधारा की सरकार रही है जो इस मामले से जुड़े हुए थे। सरकार के पास ये अधिकार था कि वो उन लोगों के खिलाफ इस मामले को वापस ले लेती, आपराधिक मुकदमे को वापस कर लेती, जिसकी पहले चर्चा भी हो रही थी, क्योंकि 2010 में आरोप खत्म कर दिए गए थे जब यूपीए की सरकार थी। उसके बाद 2014 में बीजेपी और एनडीए की सरकार आई है। यूपीए की ये केंद्र में मोदी सरकार रही और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रही। उनके पास अधिकार था, यदि वो चाहते तो इन मुकदमों को वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इन मुकदमों को, फैसले को वापस नहीं लिया इन सब लोगों के खिलाफ। इसके क्या अलग कारण है, क्या राजनीतिक मायने, वो तो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके पास अधिकार था और उन्होंने इन मामलों को वापस नहीं लिया। जी, सिद्धार्थ, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। इस पूरे मुद्दे को अलग अलग ढंग से समझना होगा। जैसे विजय जी भी कह रहे हैं कि इसका एक कानूनी पहलू है, सामाजिक है, राजनीतिक है, चुनावी पहलू है, और एक ऐसी घटना थी वो जिसने पूरे देश की राजनीति को शायद हमेशा के लिए बदल दिया। और अब वही लोग जो कि उस वक्त उस हिंसक विचारधारा के वकील थे, आज वो देश की सियासत पर राज कर रहे हैं। 2 अलग अलग मुकदमे थे। एक टाइटल सूट का मामला है जिसपे अदालत ने कहा कि नहीं, ये जमीन जो है वो दे देनी चाहिए, मंदिर के जो पैरोकार हैं, हिंदू पक्ष, उनको दे दी। इसके अलावा 2 अलग अलग FIRs हैं। एक FIR जो है वो एनोनिमस, यानी कि वो जिनके चेहरे नहीं है उन कार सेवकों के खिलाफ थी, और दूसरी FIR जिसमें ये तमाम लोग शामिल थे और 32 लोगों के खासकर नाम है। ऐसे में क्या इन तीनों मुकदमों को हम अलग अलग करके देखें कानूनी एतबार से? क्या ये वाकई मामला बहुत टेक्निकल है? देखिए, मैं तीन चीजें रखना चाहूंगा आपके सामने और आपके हवाले से दर्शकों के सामने। सबसे पहले जो इस जुडिशियल जो क्रोनोलॉजी है, मेरे नजर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गलती की कि क्रिमिनल केस के सेटलमेंट से पहले उन्होंने जायज समझा कि जो मालकाना जो डिस्प्यूट था, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, उसको पहले सेटल करना आवश्यक समझा। इस बात को मैंने बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन गले से नहीं उतरता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पिछले साल के फैसले में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि दिसंबर 6, 1992 में जो घटना घटी, मस्जिद को जिस तरह से तोड़ा गया, ये एक शॉकिंग क्राइम था, एक बहुत बड़ा एक गुनाह था ये। और जब कोर्ट उस बात को मान
जान रहा है और कोर्ट को अच्छी तरह पता है कि उस क्राइम के चलते एक मुकदमा चल रहा है जिसमें वो लोग शामिल हैं, उनको आरोप लग चुका है या लग रहा है, जो मालकाना हक प्राप्त करने के लिए सिविल सूट भी लड़ रहे हैं। तो कोर्ट को जरा सी भी इस बात पे ये अटपटा नहीं लगा कि आज हम इनको दे दें अगर जमीन उन्हीं लोगों को, और कल किस मुंह से जो लोअर कोर्ट है इन लोगों को गिल्टी पाने वाला है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर ये था कि ये तय जो सीबीआई कोर्ट है, क्योंकि देखिए बहुत सी कल अगर कोई आप हो और आप आपके किसी रिश्तेदार को मार देते हैं या किसी पे हमला करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले वो जो ज्यादा संगीन मामला है अपराध का, उस संगीन मामले को की प्रायोरिटी होनी चाहिए, तय हो जाएगी। तो क्रोनोलॉजी सुप्रीम कोर्ट का मुझे समझ मैं इसको विचारधारा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इसमें एक बड़ा जो अब्यूजिव प्रोसेस है ये मुझे नजर आता है। दूसरी बात, मुकदमे को विजय जी ने कहा कि अगर ये सरकार चाहती तो मुकदमा को वापस ले सकती थी। ऐसा है कि मुकदमे को वापस लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप सीधे तौर पर शहरी में कहें कि मुकदमा वापस लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसा तहसील जो नहीं है। कोर्ट किसी भी हालत में सरकार की दलील मानती, लेकिन कोर्ट केस को डुबाने के लिए और तरीके हैं। और आप खुद समझिए कि सीबीआई जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है इस केस का, इस सरकार मोदी सरकार ने 7-8 महीनों के लिए सीबीआई को उस ऑफिसर के देखरेख में सौंपा, नागेश्वर राव, जो घोर सांप्रदायिक इंसान है, जो पूरी तरह से बायस्ड आदमी है। वो ट्विटर पे जो है अपनी सांप्रदायिक दिखाने में भी नहीं। तो सीबीआई को किस तरह से उसके देखरेख में केस को किस तरह से मैनेज, आप बताइए कि 28 साल के बाद कौन सा फैसला, कौन सा न्याय आने वाला है। तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। विजय जी, ये बहुत ही, मैं कह रही हूँ कि विचारधारा को एक तरफ के लिए रख देते हैं, आपकी हमारी सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही, अगर इसको एक सिर्फ दलील के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इंसाफ का जो एक तरीका होता है, जिस सिद्धार्थ ने एक बहुत ही मामूली, इसको मंदिर मस्जिद के झगड़े से भी अलग कर देते हैं, इसको सिर्फ एक मामूली मुकदमे के नजरिए से देखते हैं, तो जिन लोगों ने, जिस विचारधारा ने मस्जिद तोड़ी, उन लोगों को मस्जिद की जमीन देकर फिर उसको सजा देना, ये तो अपने आप में हास्यास्पद लगता नहीं। जो क्रोनोलॉजी की बात हो रही है कि अगर एक बार ये सेटल हो गया होता कि ठीक है आप लोगों ने मस्जिद तोड़ी थी, आपको हम सजा देंगे, और उसके बाद फिर वो जमीन का जो भी होता वो होता। लेकिन सिद्धार्थ की ये बात तो जायज है कि एक बार आपने पहले जमीन दे दी, उसके बाद इस बात का फैसला हो रहा है कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी उनको हम सजा देंगे या नहीं देंगे। सिद्धार्थ जी की इस बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन टेक्निकल तौर पर सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टेक्निकल तौर पर जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि ये उन लोगों के खिलाफ फैसला है जिन लोगों को जमीन दी गई। यदि आप कोर्ट को देखें सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ सिर्फ विचारधारा के हिसाब से, और अपेरेंट जो है वो अलग चीज है। वही लोग हैं जो मस्जिद तोड़ने में शामिल थे, वही लोग हैं जो मंदिर बनाने में शामिल हैं, जी बात ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कौन है? सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विष्णु हरि डालमिया, ये सब लोग पार्टी नहीं है। तो टेक्निकल तौर पर तो ये दोनों अलग अलग मामले हैं। वहां जो लोग पार्टी हैं उसमें इनमें से किसी आदमी का नाम नहीं है, ठीक है। और यदि इसी तर्क को माना जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि अब ये मामला निबट ही गया है, हमने निपटा दिया है, भूमि जो है, जमीन जो है वो दे दी गई है जिनको देनी है। जो भी फैसला उन्होंने ठीक समझा गलत समझा ये हमारी अपनी राय हो सकती है अलग अलग, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इसको वाइंड अप भी कर सकता था, कहता कि नहीं खत्म कीजिए, अब ये तो विवाद ही खत्म हो गया। जब जमीन दे दी है राम जन्मभूमि निर्माण के लिए तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कंटिन्यू किया, और जो नवंबर 2019 का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 का जिक्र किया है
कि किस तरह से घटना हुई है और उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो दो अलग अलग चीजें, हम विचारधारा के तौर पर, राजनीतिक तौर पर करें तो सब कुछ मिलकर एक होता है। टेक्निकल लेकिन एक और बहुत जायज बात वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की निगरानी में ये पूरा केस लड़ा जा रहा है। सीबीआई को पिछले 6 साल में जो हमने देखा है किस तरह से मजाक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा कि तोता है, लेकिन अब तो लगता है कि वो तोता नहीं, बिल्कुल एक ही जबान बोलता है वो। तो जिस तरह से, और खासकर नागेश्वर राव का जो उदाहरण दिया, उसके बाद तो लगता है कि ये सब एक तरह से एक मौकरी, एक मजाक बन गया इंसाफ भारत में। नहीं, लेकिन ये मुझसे आप जानना चाह रहे हैं? जी जी। सीबीआई की स्थिति तो हमेशा ही ऐसी रही है। जहां आपने तोता का जिक्र किया, वो यूपीए गवर्नमेंट के वक्त भी इस पर चर्चा हो रही थी, और इसमें मैं समझता हूँ चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट हो, एनडीए गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट हो, अधिकतर सरकारें सीबीआई का और इस तरह की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो या और दूसरी संस्थाएं भी हैं, उनका इस्तेमाल ऐसे ही करती रही हैं ज्यादातर वक्त। जी। पहले लेकिन सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि एक तो होता है पॉलिटिकल मास्टर्स की जो है वो आवाज बोलना, और दूसरी तरफ होता है कि पूरी तरीके से विचारात्मक स्तर पर एक तरह से सरेंडर कर देना, क्योंकि शायद ये देश के इतिहास में कम हुआ होगा जबकि खुद आईपीएस एसोसिएशंस या पुराने जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने नागेश्वर राव जैसे लोगों के ऊपर एतराज जाहिर किया कि एक डिसग्रेस है ये आईपीएस एसोसिएशन के लिए भी, आईपीएस की पूरी संस्था के लिए भी। सिद्धार्थ, ये बताइए तो फिर जो कल होने वाला है कोर्ट में, उसको आप कितना महत्व देना चाहते हैं, खासकर ऐसे दौर में जबकि हम देख रहे हैं कि भारत एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां कानून का राज लगातार कमजोर हो रहा है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक तरह से समझौतावादी हो रही हैं। ऐसे दौर में कल क्या एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए अदालत से? सबसे पहले मैं ये टेक्निकल पॉइंट को एड्रेस करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। त्रिवेदी जी की बात सही है, ये दो अलग अलग मुकदमे हैं, और जो फरीक, जो पार्टीज हैं, ये भी शायद अलग अलग हैं, लेकिन कोर्ट जो है पूरी तरह से जानकार है कि ये मसला है क्या, और अगर वो फैसला सुना भी रही है मंदिर बनाने के लिए, कम से कम कोर्ट ये कह देता कि जो आप कमेटी बनाओगे, जो आप ट्रस्ट बनाओगे, उसमें ऐसे लोगों को शामिल मत कीजिए जो मस्जिद को तोड़ने के केस में शामिल हैं। लेकिन आप देखिए कौन है इसमें, लोग हैं जो पूरी तरह से अक्यूज्ड हैं डेमोलिशन केस में, मंदिर निर्माण ट्रस्ट में ये लोग विराजमान हैं। तो अगर ये रूल ऑफ लॉ और जस्टिस का मजाक नहीं है तो और क्या है। रही बात कि कल जिसकी उम्मीद है, मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से सबूत को इकट्ठा किया गया, जिस तरह से गवाही दी गई, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा उस बहादुर आईपीएस ऑफिसर की, अंजू गुप्ता, जो लाल कृष्ण आडवाणी की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थी, और सरकारी सर्विस में रहने के बावजूद, और मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब आडवाणी जी डिप्टी पीएम थे और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब इनकी गवाही हुई लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में, और मिनिस्टर भी थे। अंजू गुप्ता ने अपने अंजू गुप्ता ने अपने टेस्टिमनी से वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मतलब मैंने देखा, मैंने सुना कि मौका वारदात में आडवाणी का रोल क्या था। ऐसे और भी बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूंगा कि क्योंकि काफी करीबी से हमने सीबीआई के केस को देखा है, 2 साल पहले हमने वायर में स्टोरी भी किया बेस्ड ऑन कुछ हमारे सोर्सेज थे जो हमको बता रहे थे कि सीबीआई इंटेंशनली केस को डिले कर रहा है, केस को डुबाने की कोशिश कर रहा है। उसमें अस्थाना जी का नाम लिया गया, उसमें नागेश्वर राव जी का नाम है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई ने भी इसको सैबोटाज करने की कोशिश की, जिस तरह से सोहराबुद्दीन केस को या और भी केसेस को डुबाया गया है। तो लेकिन इसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूं कि रूल ऑफ लॉ कायम रहेगा हिंदुस्तान में, और जो लोग गिल्टी हैं वो वाकई में गिल्टी साबित होंगे। तीसरी बात जो मैं आरफा जी रखा, लेकिन कनेक्शन हमारा खराब था, कि दिल्ली के दंगों के हवाले से जिस तरह से दिल्ली की पुलिस ने साजिश की परिभाषा दी है, कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा दी है, कि भाई कुछ लोग थे, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने मूवमेंट चलाया, ये जानते हुए भी कि हिंसा हो सकता है। अगर हम इस कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा को अयोध्या मामले में अप्लाई करें तो बहुत साफ जाहिर है कि
LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे दिग्गज नेता, इसके अलावा VHP, RSS के जो बड़े बड़े लोग हैं, पूरी तरह से इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे और इनका कन्विक्ट होना लाजमी है। जी, मैं इसको इस तरह से भी देखना चाहती हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के नजर से जिसने भाजपा की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, और पत्रकारों पे लेबल्स नहीं लगने चाहिए। वो अगर आपने जो भी बीट कवर की वो एक पत्रकार के नजरिए से आपने की और आपने करीब से देखा उनकी राजनीति को। मैं समझना चाहती हूँ कि 2020 में जब देश के प्रधानमंत्री एक मंदिर के शिलान्यास के लिए जाते हैं, ऐसे में जो 20 करोड़ मुसलमान और खासकर वो पीढ़ी जिसने वो वक्त भी देखा जबकि 1992 के बाद पूरे देश में दंगे हुए, 2000 लोगों में बड़ी तादाद देश में मुसलमानों की थी, जिनके घर उजड़े, जिनकी जिंदगियां उजड़ गई, जिनके बहुत प्यारे करीबी माँ बाप बहन भाई उनसे हमेशा के लिए छीन लिए गए। उन लोगों की नजर में जो कल का दिन है, यानी जो मुजरिम है बाबरी मस्जिद के, वो लोग जिन्होंने उस मस्जिद को ढाया, उनको किस तरह से कोर्ट ये यकीन दिलाएगा उन लोगों को जो कि विक्टिम है, पीड़ित है इस पूरी राजनीति के, कि इस देश में, हमारे देश में जहां उनके बाप दादा परदादा उनकी कब्रें भी मौजूद हैं, कि वो इस देश में उनके लिए इंसाफ की गुंजाइश है। 2020 में भारत अपने अल्पसंख्यकों के साथ या उन लोगों के साथ जो ये समझते हैं कि बिना इंसाफ के लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है, ऐसे में कोर्ट का फैसला किस तरह का मैसेज दे सकता है? क्या कोई रीअश्योरेंस, क्या कोई विश्वास बन सकता है? मुझे लगता है, और ये मामला मैं सिर्फ अल्पसंख्यकों का नहीं मानता, हिंदुस्तान के संविधान में जो लोग भरोसा करते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उन सब के लिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, और ये सिर्फ अल्पसंख्यकों का मसला नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान के संविधान में भरोसा करने का मसला है कि क्या होता है, और यदि जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ फैसला आता है तो ये हम सब लोगों को रीअश्योर करेगा कि कानून व्यवस्था में आज भी हिंदुस्तान में विश्वास किया जा सकता है। हालांकि जितने आरोपी हैं उनमें से ज्यादातर आरोपी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका आरोप। जो चार्जशीट्स है CBI की, उसमें जैसे मैं देखता रहा कि चार्जशीट जो 8 अक्टूबर, ये सारा जो फैसला है 8 अक्टूबर 1993 की चार्जशीट है CBI की जो दायर हुई थी, उस पर है। उसमें उन्होंने कहा है आडवाणी जी के खिलाफ की कार सेवा, उन्होंने आडवाणी जी का जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी जी कह रहे थे कि वहां पर कार सेवा होगी, भजन कीर्तन नहीं होगा, मंदिर निर्माण करना है। मुरली मनोहर जोशी के लिए लिखा है उन्होंने कि मथुरा में वो थे अयोध्या जाते वक्त 1 दिसंबर 1992 को, और उन्होंने कहा कि कोई ताकत मंदिर निर्माण को नहीं रोक सकती। कार सेवकों को भड़काने का काम उन्होंने किया। कल्याण सिंह जी के लिए उन्होंने लिखा है कि 24 जून 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो मुरली मनोहर जोशी मंत्रियों और विधायकों के साथ अयोध्या गए थे और वहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शपथ ली थी और कहा था कि कल्याण सिंह के रहते हुए मंदिर निर्माण होगा। उमा भारती जी के मामले में थोड़ा सा गंभीर है, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को उमा भारती वहां मौजूद थी मंच पर और नारा दे रही थी कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद गिराओ, मंदिर बनाओ, बाबर की औलाद को पाकिस्तान भगाओ, जिन्ना बोले जय श्री राम। ये सारे उस चार्जशीट 8 अक्टूबर 1993 की चार्जशीट में। ठीक है, दूसरी बात है कि इन सभी आरोपियों में कोई भी सीधा इन्वॉल्व नहीं, मतलब किसी पर भी चार्जशीट में ये नहीं कहा गया कि इन्होंने मस्जिद गिराई है या जमीन वहां पर ढांचे को गिराया है। तो इन पर, इन सब आरोपों में जो 120B का खासतौर से आपराधिक साजिश का मामला, उसमें भी यदि सजा होती है तो मैं समझता हूं कि हम सब जो लोग संविधान में भरोसा करते हैं उनका कानून व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा। और मैं कल 30 सितंबर 2020 को 1975 के उस फैसले के साथ जोड़ना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के एक और ताकतवर प्रधानमंत्री के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट के जज ने दिया था। वो भी बहुत बड़े जज साहब नहीं थे, जस्टिस सिन्हा, जगमोहन सिन्हा, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी फैसला दिया था। तो मैं समझता हूं जो सुरेंद्र कुमार यादव स्पेशल जज हैं इस कोर्ट के, वो भी कोई बड़ा फैसला दे सकते हैं और कोई राजनीतिक दबाव या कोई और जो चीज है वो इस पर महसूस नहीं करेंगे। जो फैसला देना है वो तो उन्हें तय करना है, उन्होंने देखा होगा कि क्या गवाही हुई है, क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 75 और 2020 दोनों जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, और यदि कल का फैसला आरोपियों के खिलाफ आता है तो ये रीअश्योरेंस होगा हमारे सब लोगों के लिए कि जो कानून व्यवस्था में भरोसा करें, और करना चाहिए मुझे। बिल्कुल। सिद्धार्थ, यहाँ पर अब सवाल आता है आगे की राजनीति का, इसके बाद, क्योंकि कल के बाद जो भी फैसला आता है एक तरह से एक पूरा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा कि 80 के दशक में मंदिर की राजनीति हुई, मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद कोर्ट ने मस्जिद की जमीन को हिंदू पक्ष को दे दिया,
कल जो है वो चाहे दोषी पाए जाएं, निर्दोष पाए जाएं, जो भी कुछ फैसला हो, उसके बाद से ये भारत की राजनीति का एक बड़ा चैप्टर बंद हो जाएगा। लेकिन बार बार जब हम संघ की राजनीति का जिक्र करते आए तो ये भी एक दलील देते रहे लोग कि शायद खुद ये चाहती है भाजपा की मंदिर हम वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यानी इस नारे को भी इस तरह से तोड़ने की कोशिश की गई कि शायद खुद भाजपा या संघ के लोग ये चाहते हैं कि मामला आगे आगे खिंचता रहे और उनके लिए एक चुनावी मुद्दा बना रहे। लेकिन इस मुद्दे के खत्म हो जाने के बाद अब भाजपा और संघ की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? मंदिर का जो वादा था वो तो पूरा हो गया, अब उसके बाद किस वादे पर वोट मांगे जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मुद्दा कभी भी मंदिर मस्जिद का नहीं था, मुद्दा बीजेपी के लिए बंटवारे की राजनीति का था। तो ये सारा जो राम जन्मभूमि मूवमेंट जो चला, ये इसका मकसद सीधे तौर पे सियासी मकसद था और वोटर्स का ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो मजहबी आधार पे। ये राजनीति और ये जो पॉलिटिकल एम्बिशन या एम है, ये पूरी तरह से आज भी बरकरार है। तो मैं नहीं समझता हूं कि फैसला कुछ भी हो कल, वो दोषी पाए जाएं या बरी किए जाएं, जो बंटवारे की राजनीति है जो आज भी एक उरूज पे चल रहा है। अलग अलग मुद्दों पे आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देखिए, हर जहां जहां बीजेपी जो है एक्टिव है, जो धर्म की जो राजनीति है, बंटवारे की राजनीति, ये एक आधार, एक जरिया बन गया बीजेपी के लिए। और हम नहीं समझते कि कल के फैसले के बाद बीजेपी इस पॉलिटिक्स से हटने वाला है, बल्कि मैं समझता हूं कि जैसे आर्थिक जो संकट और जो और गहरा होता हुआ नजर आता है और भी जो समस्याएं हैं, तो बंटवारे की राजनीति की अहमियत बीजेपी की नजरों में और बढ़ने वाला है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि फिर भी कि अगर कोई ऐसा अगर जज साहब को ऐसा फैसला सुना दे जिससे जो नेता हैं उनको चेतावनी मिले कि अपने काले करतूतों की सजा आज भी हिंदुस्तान में वो एक सजा मिलने की गुंजाइश है, तो हो सकता है कि जो लोग बंटवारे की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो थोड़ा पीछे हट जाएंगे। लेकिन सब कुछ मतलब दर्शकों को ये बात स्पष्ट बहुत साफ समझना चाहिए कि जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये गाड़ी जो है कल नहीं रुकने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारा ईंधन भरा जा चुका है और उसको एक लंबे जर्नी में उतारने की पूरी तरह से कोशिशें जारी हैं और जारी रहेंगी। ये तो एक हिंदुस्तान के जी। विजय जी, मैं यही सवाल आपकी तरफ भी रखना चाहती हूँ। आपने वाजपेयी आडवाणी दौर की पॉलिटिक्स देखी, वो उनका स्टाइल देखा काम करने का। अभी उनकी जगह पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, उनके काम करने का स्टाइल। मुझे बताइए कि फिलहाल जैसे अभी सिद्धार्थ भी कह रहे हैं कि एक मंदिर हुआ करता था पहले, अभी मंदिर की जगह बहुत सारी ऐसी राजनीति ने ले ली है जो विभाजनकारी राजनीति करने के लिए काफी है। शायद भाजपा को मंदिर की वो जरूरत ना हो। तो ऐसे में आने वाले सालों में आप भाजपा संघ की राजनीति को कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? महत्वपूर्ण बात है और सिद्धार्थ जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो पूरा इशू है, हम लोग बहुत करीब से देखते भी हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि मंदिर का जो राजनीति है ये सिर्फ मंदिर की राजनीति है। मैं आपको 1984 की बात बताता हूँ। 1984 में कांग्रेस के पास पूरी के पूरा हिंदू राजनीति थी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। उससे संघ परिवार को बड़ी चिंता हुई और तब संघ प्रमुख थे बाला साहब देवरस। उनको लगा कि ये पूरी हिंदुत्व की राजनीति जो है कहीं गलत रास्ते पर जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी और संघ को नहीं मिल रही। तो उन्होंने केरल में, कोच्चि में, वहां पर वाजपेयी जी और आडवाणी जी को बुलाया और उस पूरे प्रकरण पर चर्चा की कि ये हिंदू राजनीति को किस तरह से बदला जाए और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के पास या संघ परिवार के पास लाया जाए। और तब विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस के बहुत विरोधी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त तक उनको सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि सारी जो देवरा बाबा और सब लोग और जो कमलापति त्रिपाठी, नारायण तिवारी, उस तरह के जो लोग थे वो कांग्रेस के उसमें साथ दिया करते थे। तब चेंज हुआ और उसके बाद 1989 में जब पालमपुर का अधिवेशन हुआ और उसमें मंदिर निर्माण के मामले में फैसला किया गया, तो वो पूरी हिंदुत्व की राजनीति को लेकर ये मसला किया। और बीजेपी संघ जो मानता है वो 2014 और 2019 के चुनावों को विचारधारा का चुनाव मानता है। वो समझता है कि हिंदुत्व की विचारधारा को एक
स्टैंप लगी है इन दोनों चुनावों से। लेकिन मुझे चिंता होती है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, गैर बीजेपी पार्टियां हैं, वो भी आज उस रास्ते पर चलना चाहती हैं। जो लोग अल्पसंख्यकों के वो बनते थे, नेता बनते थे, खैरख्वाह बनते थे, वो लोग भी अब जनेऊ पहनकर, मंदिर जाकर, मठ जाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि राधे राधे भी कर रहे हैं बहुत सारे नेता। बहुत सारे नेताओं ने राम जन्मभूमि पर बधाई भी दी है और सारी, किसी ने इस पर सवाल खड़ा नहीं किया। जो सिद्धार्थ सवाल खड़ा करने की हिम्मत करते हैं वो गैर बीजेपी लीडर्स में से किसी ने नहीं खड़ा किया। और फिर ये आरोप तो हमेशा ही लगते रहे कि चाहे 1949 हो, 1986 हो, 1992 हो, तीनों बड़ी घटनाओं के वक्त राम जन्मभूमि के मसले पर कांग्रेस की सरकार थी। तो सबको कटघरे में खड़े करने के लिए बराबर का वजन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते से कहीं अलग जाना चाहती है, क्योंकि वो हिंदुत्व के रास्ते को आगे बढ़ाना चाहेगी और ये इशू खत्म हो गया होगा। इसके अलावा अब राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उठ रहा है, फिर उसके अलावा कुछ और भी मुद्दा उठेगा। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ कर दिया था इस फैसले में, जब राम मंदिर का ये पूरा फैसला आया था कि इसके बाद बात नहीं होगी। उसके बावजूद भी कोर्ट की बात को वायलेट करते हुए शायद ये बात मानना उनके लिए राजनीतिक रूप से जो है मुफीद नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और द वायर के दर्शकों से वादा हम ये करें कि कल हम आएंगे और कल चर्चा में भाग लेंगे कुछ और खास नए मेहमान, क्योंकि ये बहुत अहम दिन है। जिस तरह से हमारे दोनों मेहमानों ने, विजय त्रिवेदी और सिद्धार्थ ने बताया कि कल का दिन भी, बार बार हम इस शब्द को हालांकि इस्तेमाल करते रहे पिछले 5-6 साल में, ऐतिहासिक, लेकिन ऐतिहासिक एक नजरिए से है उन लोगों के लिए जो कि भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, कानून के राज में यकीन रखते हैं, इंसाफ में यकीन रखते हैं, देश के संविधान में। वो कल के जो जजमेंट है, कल का जो फैसला है, उसको बहुत बारीकी से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।